फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी टाइम। और आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। और ये जो चैप्टर है ये एनआईओएस में, और चैप्टर ये जो क्लास 11th में है, ये सेम चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है ना। तो जो भी हमारा कोई बाहरी बल जो होता है, जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, वो किसी पुश और पुल की फॉर्म में जब लगता है किसी बॉडी पे, है ना, और उस बॉडी की जो है स्टेट, डायरेक्शन, डायमेंशन अगर चेंज होती है तो हम उसको फोर्स कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एन एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल that changes or tends to change the state of rest or of motion or direction or dimension of a body, है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कोई हमारे पास एक वस्तु है, कोई भी जैसे बॉल मान लो, है ना। और अगर उस बॉल को हम अगर कहीं जैसे अगर थ्रो नहीं करेंगे या बैट से नहीं मारेंगे, जैसे हमने थ्रो किया तो हमने उस पर कुछ फोर्स लगाया, है ना। और फोर्स के कारण वो जो बॉल थी, बॉल का कोई मोशन हो गया, है ना। बॉल रेस्ट में थी, मोशन में हो गई, है ना। उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई होगी, डायमेंशन चेंज हो गई होगी, है ना। तो या फिर बॉल जो है हमने मारी और वो थोड़े से मतलब उसमें हल्के से मारी हमने, ज़रा सा फोर्स लगाया उसके अंदर, है ना। तो उसको वो अपने जो है स्टेट को रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश कर रही है ना। तो उसको हम फोर्स कह सकते हैं। अब इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो बॉडी का जो भी हमारे कोई बॉडी है ना, उसकी जो स्टेट जो है चेंज हो रही है, रेस्ट से या मोशन में जा रही है, मोशन से रेस्ट में आ रही है, तो उसकी जो इनेबिलिटी होती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं, है ना। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम को हम सबसे पहले डिनोट करते हैं पी, और पी के ऊपर डैश, ठीक है। तो ये होता क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, है ना। ये जो होते हैं हमारे लीनियर मोमेंटम होता है, ये मास ऑफ किसी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का जो होता है प्रोडक्ट होता है ना। पी को हम कह सकते हैं एक पी डैश इक्वल टू एम वी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या होता है? न्यूटन्स लॉ तो हमें बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, 3rd या 4th क्लास में, कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ को हम रियल लॉ भी कहते हैं, है ना। और थर्ड लॉ, ठीक है। आइए बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टेड ऑन इट। तो फर्स्ट लॉ में क्या कह रहे हैं? कोई भी वस्तु है ना, अगर वो रेस्ट की स्टेट में या फिर मोशन की स्टेट में है, जब तक उसके ऊपर कोई भी बाहरी बल नहीं लगता, तो वो बॉडी जो भी है, जैसे भी है, वैसे की वैसी ही रहेगी, उसी मोशन में, उसी स्टेट में रहेगी। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ द फोर्स, है ना। सेकंड लॉ में क्या कह रहे हैं? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे बॉडी के ऊपर लग रहा है ना। तो हम फोर्स को कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो आपको पता ही होगा, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो के लगा देते हैं, और के की वैल्यू जो होती है वो हमारी वन वन होती है ना। सी जी एस या एस आई यूनिट जो हम कर सकते हैं, है ना। तो वो हमारी होती है वन, के की वैल्यू हम वन लेते हैं, इसलिए एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ईच एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, हर जो भी हमारा कोई भी एक्शन होता है उसका हमेशा अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि आप बस में जा रहे हैं, है ना, या कार में जा रहे हैं, आपने लेफ़्ट टर्न लिया, है ना, और आप राइट की साइड गिर रहे हैं, है ना। तो ये इसीलिए होता है
क्योंकि हर जो भी हमारा एक्शन होता है उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। अब बात आती है यूनिट ऑफ फोर्स पे। तो फोर्स की दो तरह की यूनिट होती हैं, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में दो तरह की होती है, एसआई और सीजीएस। और ग्रेविटेशनल भी होती है एसआई और सीजीएस। ठीक है, एसआई होती है न्यूटन, एब्सोल्यूट में होती है एसआई न्यूटन, और सीजीएस होती है डाइन। और ग्रेविटेशनल यूनिट में होती है ग्राम वेट या ग्राम फोर्स कह सकते हैं, तो किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। और सीजीएस में कहते हैं ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। ठीक है, और 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है 9.8 न्यूटन होता है, और ग्राम वेट या ग्राम फोर्स जो होता है 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन होता है। ठीक है, तो आइए अब हम एक और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वाई सेकेंड लॉ इज़ कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो सेकंड लॉ है, जैसे मैंने बताया था सेकंड लॉ को हम रियल लॉ भी कहते हैं। तो इसमें अब ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि वाई सेकंड लॉ इज़ कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा फर्स्ट और थर्ड लॉ है वो सेकंड लॉ से बना हुआ है। ठीक है, सेकंड लॉ से कंटेन करता है। दिस इज़ बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉज आर कंटेन्ड बाय सेकंड लॉ। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट लॉ में कैसे किस प्रकार से सेकंड लॉ जो है हमारा हेल्पफुल है, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। और अगर हम जैसे किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो जो हमारा फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो हमारा जो है मास और एक्सीलरेशन है वो भी हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स ज़ीरो है तो ये डेफिनेटली ये भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो लेकिन मास चाहे हमारा ज़ीरो ना भी हो, लेकिन जो हमारा एक्सीलरेशन है, क्योंकि अगर कोई फोर्स ही नहीं लगा तो कोई एक्सीलरेशन ही नहीं हुई, तो इसी कारण फोर्स भी जो हमारा मास है, मास भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो thus there will be no acceleration of the body if no external force is applied. This means a body at rest will remain at rest, and a body is in uniform motion will continue moving uniformly along the same straight line in absence of external force. तो उसमें वही कह रहा है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्सलेशन नहीं हुई है, तो और अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगाया गया है, तो जो हमारी बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो हमारी रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी कहीं मूव कर रही है तो उसी उसी में कंटिन्यू मूव करती रहेगी, उसी स्ट्रेट लाइन में जिसमें वो पहले मूव कर रही थी, अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ हो तो। अब देखते हैं थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ में किस प्रकार से हमारे सेकंड लॉ है वो हेल्पफुल है। तो हम कंसीडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। दो बॉडीज़ का हम ले लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। पहले को हम ले लेते हैं ए, दूसरे को बी। लेट देम कोलाइड, कोलाइड यानी आपस में मिला देते हैं, है ना, आपस में मिलाना। तो ये हमारा हुआ ए, बॉडी ए हो गई, ये बी हो गई, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, इन दोनों के पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा चेंज होगा इसके अंदर हमारा क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम जो है हमारा चेंज होगा। ये देख लेते हैं कैसे होगा। जो हमारा बी पार्टिकल है इसका हमारा जो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, तो ये देख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा, इसको हम कहते हैं पी एफ माइनस पी आई और में टी इक्वल्स टू एफ। ठीक है, और जो हमारे ये है फोर्स, ये हम निकालता है फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। तो मास इंटू एक्सीलरेशन को हम ये कहते हैं, ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम, है ना। एक्सीलरेशन या वेलोसिटी हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में टी टाइम, है ना, टाइम टेकन। और जैसे ये है हमारा, हम लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं बी का,
तो जैसे हम बी का लीनियर मोमेंटम निकाल लें तो यहाँ पे हमारा जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लीनियर मोमेंटम है बी पार्टिकल का। तो ये जो होगा ये फोर्स के साथ हमारे हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो एफ बी का निकाल ले तो F1 इंटू में डेल्टा टी, ठीक है। अब ये है हमारा चेंज और इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है। ए पार्टिकल का करेंगे, ए पार्टिकल का होगा F2 इंटू में डेल्टा टी, ठीक है। अब जो हमारा टोटल चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में, F1 डेल्टा टी प्लस में F2 डेल्टा टी, ठीक है। As no external force is acting on the system, hence by Newton's second law the total change in linear momentum is zero। क्योंकि हमारा बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो जो हमारे सेकंड लॉ के हिसाब से हमारा जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया वो ज़ीरो है ना। क्यों? क्योंकि देखो दस F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। F1 डेल्टा टी इक्वल टू ये प्लस में, ये यहाँ पे प्लस में था माइनस में हो गया, है ना। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, F1 इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। ये जो है हमारा जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल लीनियर मोमेंट ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। तो इसके अंदर भी हम दो पार्टिकल ले लेते हैं, उसको भी हम आपस में कोलाइड करा देंगे। ये हमने दो पार्टिकल ले लिए, इसके अंदर एक में फोर्स लग रहा है F1, एक में लग रहा है F2, है ना। ये हमारा लीनियर मोमेंटम ए पार्टिकल हो गया, बी पार्टिकल हो गया, ठीक है। ये था हमारा बिफोर कोलिजन, ठीक है। ठीक है। अब जो आएगा हमारा आफ्टर कोलिजन वो देखते हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन हमारा कुछ ऐसा होगा, ये हो गया हमारा आफ्टर कोलिजन। तो वाई सेकेंड लॉ फॉर बॉडी ए, है ना। ए का जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हो जाएगा ये पी ए माइनस पी ए, है ना, अपॉन में टी इक्वल टू ए, क्योंकि इससे कोलेट करा फोर्स, है ना, F2 हो गया ये, है ना। ऐसे ही बी हो गया पी बी माइनस पी वी अपॉन में टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, अपॉन में टी, और ये हो गया फोर्स 1, ठीक है। अब जो है हमारा थर्ड लॉ से होता है, ऑल्सो बाय थर्ड लॉ F1 जो होता है माइनस ऑफ F2 होता है ना। तो इसी के बाद तो जो हमने देखा था, जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है वो होता है F1 माइनस F1 इक्वल्स टू F माइनस F2, है ना। तो हमारा जो F1 था, हमारा F1 क्या था, पी कोमा ए माइनस पी ए अपॉन में टी, तो लिख लेते हैं
इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 है ना। तो ये F2 क्या है हमारा, एक मिनट, ये हमारा F2 था, ये हमारा F2 था है ना। हमारा F1 क्या है, PB, ये PB वाला हमारा F2, PV माइनस PB अपॉन में T इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 है ना। माइनस ऑफ F2 क्या है हमारा, PA माइनस PA अपॉन में T, ठीक है। ये जो हमारा T है, टाइम है, इसको हम डेल्टा T लिखते हैं, ठीक है। ये डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, तो ये हमारा बचा PB माइनस PB इक्वल्स टू माइनस ऑफ PA माइनस PA, ठीक है। इसको लिखते हैं हम PB माइनस PB इक्वल्स टू माइनस का PA प्लस का PA। अब हमें ये प्रूफ करना था PA प्लस PB इक्वल्स टू PA प्लस PB, ठीक है। ये मैंने ऐसा कर लिया, PA यहीं पे है, मतलब मान लीजिए वाला PA ये यहाँ रख दिया हमने, इस वाले को हम उठा के इधर ले गए, इस वाले PB को हम उठा के इधर ले आए, तो ये वाली साइड मैंने इधर रख दी, वाली साइड मैंने इधर रख दी, ठीक है। वो कुछ वैसा ज़रूरी नहीं है आप इधर ही रखो, आप ये चीज़ इधर भी रख सकते हो, ये चीज़ इधर भी रख सकते हो। ये हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। ये हमारा आया है टोटल क्या कहते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। हमें प्रूफ करना था, जो है हमारा ये है, ये आंसर है ना। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्पल्स है ना। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को हम एक साधारण से एग्जांपल से समझ सकते हैं। इम्पल्स वो होता है, वह फोर्स, ये पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। फोर्स दैट एक्ट्स ऑन पार्टिकल फॉर शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी पार्टिकल पे बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बैट और बॉल है ना। जैसे बॉलर ने बॉल करवाई और बैट्समैन ने जब बॉल को जब शॉट दिया, तो बॉल जब बैट से टकराई है ना, तो जो बैट से दिया गया फोर्स, जो उस बॉल पे लगाया हुआ जो फोर्स है बैट के द्वारा है ना, वो जो शॉर्टर टाइम है, उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। इम्पल्स, अब आप समझिए वो इम्पल्स क्या, कैसे कहना चाहते हैं है ना। इम्पल्स क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो इम्पल्स होता है वो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम है ना। इम्पल्स को हम ऐसे कंसिडर करते हैं, एवरेज फोर्स इनटू में टाइम है ना। इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं है ना। और इम्पल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2 माइनस P1 है ना। तो आई जो होता है इम्पल्सिव फोर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि फोर्स इनटू टाइम होता है, तो फोर्स इनटू टाइम है ना। तो जो टाइम था वो P2 माइनस P1 अपॉन में T चला गया, जो टाइम था यहाँ पे आ गया है ना। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम P2 माइनस P1 की जगह हम इम्पल्स भी लिख सकते हैं। इम्पल्स की यानी इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं, इम्पल्स की जगह हम P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस चैप्टर का मान लीजिए जो 99% जो मेन टॉपिक है वो यही है, फ्रिक्शन है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन हम उस फोर्स को कहते हैं जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगता है, तो और वो जो बॉडी होती है वो मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, टेंड्स टू मूव है ना। तो जो उसके अंदर जो फोर्स होता है, उस फोर्स का जो अपोजिट फोर्स लगता है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अभी मैं डेफिनेशन समझाऊंगा
तो आप उससे भी आपको क्लियर होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है, एन अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स, रोल्स और स्लाइड्स और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि ये कोई सरफेस है ना, इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और ये यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने फोर्स लगाया और ये यहाँ से मूव मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है, तो जो इसके फोर्स करते के साथ साथ जो इसके अपोजिट में जो फोर्स लगेगा उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्स लग रहा है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मेरे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, ये हमने तो ये पढ़ लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है ना, कि कभी कोई भी हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो स्लाइड करता है या रोल करता है ना, कोई भी कैसे भी ऑब्जेक्ट है, जैसे गोल है तो रोल करेगा है ना, चौकोर है या रेक्टेंगुलर शेप में है तो स्लाइड है ना, स्लाइड करेगा ना। तो अब देखते हैं कि इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कैसे हुआ था। दो तरह का ओरिजिन है, जैसे कि एक पुराने ज़माने का ओल्ड व्यू है, एक मॉडर्न व्यू है ना। वैसे जो कि है ओल्ड ओल्ड व्यू जो है ये काफ़ी हद तक गलत साबित हो चुका है ना, और मॉडर्न व्यू है ये काफ़ी हद तक सही साबित हुआ है। तो जो पहले पहले के जो तौर थे उसको पढ़ लेते हैं क्या था, है ना। कहते थे कि जो ये जो फ्रिक्शन होता है ये रफनेस ऑफ सरफेस के वजह से होता है ना। इसके अंदर जैसे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जैसे कोई भी पार्टिकल है तो इसके अंदर ऐसे जिगजैग से पाए जाते थे, है ना। जैसे कोई भी सरफेस है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे जिगजैग से पाए जाते थे, जिसके कारण इंटरलॉकिंग होती थी, ठीक है। ऐसे इस तरह से जुड़ जाते थे, है ना। तो इस कारण से ये जो है हमारे फ्रिक्शन होती थी, है ना, फ्रिक्शन पैदा होती थी। अब जैसे जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, ऐसा कहा जाता था। और इस जितना ज़्यादा स्मूथ एरिया होगा उतनी कम फ्रिक्शन होती थी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मूथ करेंगे उतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, है ना, ऐसा कहा जाता था। अब देखते हैं मॉडर्न व्यू में क्या कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, है ना। तो फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। फ्रिक्शन जो है इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, और जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे। तो जैसे कि फ्रिक्शन अभी मैंने बताया था फ्रिक्शन क्या होता है ना, और उसके जो ओरिजिन हुई थी, ओरिजिन क्या क्या थी, है ना। ओल्ड व्यू बताया था, मॉडर्न व्यू बताया था। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। दो तरह के फ्रिक्शंस होते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू लेयर ऑफ अ लिक्विड व्हेन देयर इज रिलेटिव मास। जब कोई भी दो लेयर होती हैं लिक्विड के अंदर, है ना, और उनके अंदर रिलेटिव मास पाया जाता है, तो उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन पाई जाती है। तो इंटरनल फ्रिक्शन कैसे, मतलब क्या होता है इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब, जैसे कि हमारा कोई लिक्विड है ना, हमने यहाँ से किसी सरफेस पे हमने उसे स्लाइड करवाया, तो जो लिक्विड है वो सारा एक एक ही स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन उसका जो वे होगा जाने का, मतलब आपके मतलब थोड़ी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से हमारा जैसे पानी है वो इस तरह से जाता है ना। तो कुछ हमारे इसके अंदर कुछ ऐसे जाएंगे, है ना, कुछ फोर्स ऐसे लगेगा, कुछ फोर्स ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो ये सब मतलब ये थोड़ा अलग अलग सा फोर्स लग रहा है ना, तो इसको हम इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फ्रिक्शन में क्या होता है, इट अराइज व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव और देयर इज एन एक्चुअल रिलेटिव मास बिटवीन द टू, है ना, जिसके अंदर एक्चुअल रिलेटिव मास पाया जाता है। जैसे कि किस सरफेस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमने मूव करवाया, ये एक डेफिनेट वे में ही जाएगा, मतलब ये मतलब इसके अंदर पूरा टोटल इक्वल फोर्स लगेगा, है ना। हर हर एक जगह पे इक्वल फोर्स लगेगा इसके अंदर जाने के लिए, है ना, आगे स्लाइड होने के लिए इक्वल फोर्स लगेगा, तो इसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, है ना।
इस पर हम कहीं भी फोर्स लगाएंगे तो ये इक्वल जाएगा, है ना, हर जगह इक्वल फोर्स लगेगा। इसे हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं और उसको इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसका मतलब होता है वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बट एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक किसी भी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और वो मूव करने की कोशिश कर रहा है ना, टेंड्स टू मूव, है ना, मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मोशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वन बॉडी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ऑन अदर, है ना। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है कि ये जो कोई भी बॉडी है वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, किसी भी दूसरे सरफेस के ऊपर, है ना, वर्ज ऑफ मूविंग में है, ठीक है। वन बॉडी मूव्स ओवर अदर, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कि मतलब कोई भी बॉडी है वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, है ना, मूव कर रही है ना। ये दो तरह के हो सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब ये है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लॉस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। ये लास्ट टॉपिक है। तो ये जैसे है फर्स्ट इसका पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दैम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इस तरफ ये मोशन हो रहा है तो इस तरफ इसका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। जो हमारा फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ना, फोर्स हो गया, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, है ना। ताकि जो हमारा फोर्स है वो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर हो सके, है ना, एक हैवियर बॉडी को हिलाने के लिए, है ना, मूव करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज एट वर्ड ऑफ मूविंग ओवर द अदर, है ना। जहाँ भी हमारी जो भी हमारी बॉडी है वो किसी भी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई है ना। तो वो जिस भी डायरेक्शन में वर्ड ऑफ मूविंग होगी, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स होगा, है ना, वो हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। यानी अगर इस साइड को अगर हमारा फोर्स लग रहा है तो इस साइड को हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो हमारा फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस इज मटेरियल ऑफ सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट एंड द स्टेट ऑफ पॉलिश। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ जो भी सरफेस है ना, उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है और जो उसके जो मतलब किस स्टेट में पॉलिश है वो, है ना, स्टेट ऑफ पॉलिश जो है इसकी, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा चैप्टर लॉस ऑफ मोशन। तो आप अब हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ